एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट टेम्पलेट बताऊंगी। अगर इस टेम्पलेट का आप यूज़ करते हो तो आपका स्कोर है डेफिनेटली 7+ है, वो आ जाएगा। आज बेसिकली मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस टेम्पलेट को हम सैम्पल आंसर में कैसे फिट कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा सैम्पल आंसर होगा वो इस क्वेश्चन के ऊपर होगा। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरीके से टेम्पलेट को वो फिट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, सम पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन होमवर्क एवरी डे। पे कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों को एवरीडे होमवर्क नहीं देना चाहिए। अदर्स आर्ग्यू दैट डेली होमवर्क इज़ एसेंशियल फॉर लर्निंग। और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि जो होमवर्क देना वो ज़रूरी है। डू यू अग्री और डिसअग्री? सो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो कैटेगरी है वो अग्री और डिसअग्री के लिए है। जब भी आपको अग्री और डिसअग्रीमेंट का ऐसे आएगा तो आपने यही टेम्पलेट यूज़ कर देना। उसके बाद आपका स्कोर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, वो आ जाएगा। अब काफ़ी इसमें देखो दो स्टेटमेंट है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं देना चाहिए होमवर्क और कुछ बोलते हैं कि देना चाहिए। अब बच्चों को यही नहीं पता होता कि अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट कौन सी लाइन के साथ करना होता है, पहले नंबर वाली के साथ करना होता है या फिर दूसरे नंबर वाली लाइन के साथ करना होता है। तो जब भी आपको इस तरीके से ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दी होती हैं, जैसे ये बोल रहे हैं नहीं देना चाहिए, ये बोल रहे हैं देना चाहिए, तो हमेशा जो सेकेंड नंबर वाली स्टेटमेंट होती है उसके साथ हमने अग्रीमेंट करना है। अगर आपको ये दूसरे नंबर वाली लाइन सही लगती है तो आप अग्री जाओगे इससे। अगर आपको ये दूसरे नंबर वाली लाइन गलत लगती है तो आप डिसअग्री साइड जाओगे। आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सी साइड है वो जाना है। सो टेम्पलेट क्या है? इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, यहाँ से हमने अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करनी है। इतनी लाइन आप सेम लिखोगे, उसके बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है इसको आपने पैराफ्रेज करना है। जिसका स्नानियम आता होगा वो लिख देना, जिसका स्नानियम नहीं आता होगा वो सेम का सेम लिख देना। अगर आप अग्री जाओगे तो आप लिखोगे आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज के बाद आइडिया बताओगे कि आप क्यों अग्री हो। दो आइडिया होने चाहिए, एक यहाँ पे लिखोगे, एक आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आप डिसअग्री हो तो आपने डिसअग्री वर्ड चूज़ करना, बट आपने रीज़न थीसिस में ज़रूर बताना कि अगर आप अग्री हो तो आप क्यों अग्री हो, अगर आप डिसअग्री हो फिर भी आप क्यों डिसअग्री हो, रीज़न आपको थीसिस में बताना पड़ेगा। तो BP1 को शुरू करने के लिए टू कमेंस विद हमने सबसे पहले यूज़ करा देयर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स ड्रॉबैक बिहाइंड। जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे आएगा, बट द प्रोमिनेंट वन इज यहाँ पे आपका आइडिया जाएगा। मल्टीफेरियस का मतलब होता है मैनी। अगर आप नुकसान बताओगे तो आपने ड्रॉबैक वर्ड यूज़ करना, अगर आप फ़ायदे बताओगे तो बेनिफिट्स वर्ड यूज़ कर देना। आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना कि आप कौन सी साइड जाना चाहते हो। बेनिफिट्स बताओगे, इसके ड्रॉबैक्स बताओगे। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है सैम्पल आंसर में, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन है हो जाएगी। बट एक बार जस्ट आप समझ लो कि ये कैसे करना होता है। उसके बाद टू एक्सप्लेन का यूज़ करके 2-3 लाइन में अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन दे देनी है। जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी उतना अच्छा आपका स्कोर जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो वो क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन में फालतू चीज़ें ऐड करते रहते हैं ताकि उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाए। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आपका आइडिया है उसी को ही आप एक्सप्लेन करोगे, उसी आइडिया के ऊपर आप एग्जाम्पल बनाओगे। सो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल अ हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर द मॉस्को टाइम फाउंड दैट। इतनी लाइन सेम लिखोगे, उसके बाद जो भी आपकी एग्जाम्पल होगी आप वो यूज़ कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर्वे हेडलाइन नहीं डालना चाहिए। सो गाइस, आप यूज़ कर सकते हो सर्वे हेडलाइन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी कन्फ्यूज़न अपने माइंड में मत रखा करो। आपने एग्ज़ाम क्लियर करना, तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट तो करके देखो, आपको फाइनल में भी स्कोर है वो डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट के लिए दस इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट लिख के आप यहाँ पे अपना रिजल्ट बताओगे। उसके बाद BP2 को शुरू करने के लिए फर्दर मोर अनदर प्रीडोमिनेंट बेनिफिट जहाँ फिर ड्रॉबैक इज़, यहाँ पे आपका आइडिया जाएगा। टू इलेबोरेट इट का यूज़ करके आप अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। यही सबसे मेन चीज़ है एक्सप्लेनेशन। सो इसको अच्छे से आपने लिखना है। देन उसके बाद आप बताओगे यहाँ पे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने लिखा टू एपिटॉम अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट। इतनी लाइन लिख के फिर उसके बाद आप अपनी एग्जाम्पल बनाओगे। रिजल्ट के लिए देयरफॉर इट्स प्रूव दैट, देन उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। कंक्लूजन में BP1 प्लस BP2 के आइडियाज़ होंगे। अब ये हमारे पास टाइप है वो अग्री और डिसअग्री की है। इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है कि हमने वन साइड जाना है, जहाँ तो हम 100% अग्री साइड जाएंगे, जहाँ तो हम 100% डिसअग्री साइड जाएंगे। उस क्वेश्चन को पढ़ के आपने देखना है कि आपके पास अग्रीमेंट के आइडियाज़ हैं या फिर डिसअग्रीमेंट के आइडियाज़ हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी, इंट्रोडक्शन में आप रिफ्रेश करोगे और फिर उसके बाद थीसिस लाइन को लिखोगे। देन BP1 होगा, BP1 में आइडिया लिखना है, एक्सप्लेन एग्जाम्पल रिजल्ट। BP2 आइडिया, एक्सप्लेन एग्जाम्पल रिजल्ट। लास्ट में होगी कंक्लूजन, BP1 एंड BP2 के आइडिया। सो ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करेंगे अपनी बैंड स्कोर को लेने के लिए। सो गाइज, अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो इस गिवन नंबर के ऊपर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पेशल बैच है बेसिकली जो शुरू होने वाला है
थर्सडे से। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 मंथ का कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें आपको राइटिंग, स्पीकिंग, ईच एंड एवरी थिंग्स के टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे और हर एक मॉड्यूल है वो डेली कराया जाएगा, चाहे आप जर्नल हो चाहे आप एकेडमिक हो। सो अगर आप करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट इस नंबर के ऊपर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। अब देखो इसका सैम्पल आंसर। सैम्पल आंसर में आपने क्या चीज़ यहाँ पे देखनी है, ये जो मैंने रेड रेड के साथ लिखा है ये टेम्पलेट वाली लाइंस है जो मैंने लिखी हुई हैं। तो देखो इसका सैम्पल आंसर क्या था हमारे पास, क्वेश्चन बेसिकली वो ये था भी, कुछ लोग बोलते हैं कि होमवर्क नहीं देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं देना चाहिए, आप इससे अग्री हो या फिर डिसअग्री हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बनानी है। इंट्रोडक्शन हमने कहाँ से शुरू करनी है, अपने टेम्पलेट वाली लाइन इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट तक हमने लिखना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, हमें चिल्ड्रन गिवन था तो मैंने लिख दिया स्कूल चिल्ड्रन शुड नॉट रिसीव डेली होमवर्क। वो भी पहली लाइन में यही बोल रहे थे कि उनको होमवर्क नहीं देना चाहिए डेली बेसिस पे। वाइल अदर आर्ग्यू दैट, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं इट इज़ इम्पेरेटिव, और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि ये ज़रूरी है। वहाँ पे था असेंशियल, मैंने लिख दिया इम्पेरेटिव। वहाँ पे था लर्निंग के लिए, मैंने बोल दिया एकेडमिक सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है। तो बात बिल्कुल मैच हुई है। अभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ज़रूरी है। आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं डिसअग्री हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये जो दूसरे नंबर वाली बात है, दूसरे नंबर वाली लाइन है, ये गलत है, मेरे अकॉर्डिंग डेली नहीं देना चाहिए। आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये हमारे यहाँ वही था टेम्पलेट वाली लाइन। देन मैंने बिकॉज के बाद रीज़न बताने थे कि अगर मैं डिसअग्री हूँ तो मैं क्यों डिसअग्री हूँ, अगर मैं अग्री हूँ तब भी क्यों हूँ। तो मैं डिसअग्री मैंने बताया, तो यहाँ पे मैं अपने रीज़न बताऊँगी। बिकॉज असाइनिंग होमवर्क एवरी डे, अगर हम उनको एवरी डे होमवर्क देंगे कैन मेक देम अनप्रोडक्टिव, तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। ये मेरा एक आइडिया हो गया कि वो अनप्रोडक्टिव होंगे एंड मे सफ़र फ्रॉम हेल्थ इशू। और ये जो हेल्थ इशू की बात है ये मेरा सेकेंड आइडिया हो गया। सिर्फ 2 आइडियाज़ हम लिखेंगे पूरे एसेस में, इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। आप लोग पता नहीं कितने कितने आइडियाज़ लिख लेते हो जिससे आपका स्कोर नहीं आता, तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी थी टेम्पलेट वाली लाइन BP1 को शुरू करने के लिए। टू कमेंस विद देयर आर मल्टीफेरियस ड्रॉबैक्स बिहाइंड उसके बाद क्वेश्चन मैंने बोला था आपको लिखना है बिहाइंड गिविंग होमवर्क ऑन ए डेली बेसिस। बहुत ज़्यादा मैंने बोला ड्रॉबैक्स हैं कि अगर हम उनको डेली बेसिस पे होमवर्क देते हैं तो बहुत नुकसान है, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़, लेकिन जो मेन नुकसान है दैट इज़ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है उनको। एक आइडिया हो गया मेरा दैट इज़ कि उनको स्ट्रेस होता है। अब मैंने एग्जामिनर को समझाना है कि उनको स्ट्रेस कैसे होता है। सिर्फ एक आइडिया की स्ट्रेस होता है उसको बताएंगे। टू एक्सप्लेन इफ़ लर्नर्स मीन स्टूडेंट्स, इफ़ स्टूडेंट्स गेट होमवर्क ऑन ए डेली बेसिस, अगर हम उनको रेगुलर बेसिस पे होमवर्क देंगे देन इट विल पुट डेवस्टेटिंग मीन्स बैड, तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन देयर हेल्थ के ऊपर। क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी स्पेंड 6 to 8 आवर्स इन द स्कूल, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी 6 से 8 घंटे स्कूल में लगाते हैं। एंड एडिंग आवर्स ऑफ होमवर्क आफ्टरवर्ड कैन लीड्स टू एग्जॉशन, अगर हम ऊपर से उनको होमवर्क भी दे देंगे तो उससे क्या होगा, वो थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो मेरा आइडिया था स्ट्रेस होता है, फिर उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करा भी कैसे उनको स्ट्रेस होता है कि अगर हम उनको डेली बेसिस पे होमवर्क देते हैं तो बैड इम्पैक्ट उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 6 to 8 आवर्स स्कूल में पढ़ा होता है, ऊपर से हम उनको होमवर्क दे देते हैं तो फिर वो टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक आइडिया उसको एक्सप्लेन करा। अब इसी आइडिया के ऊपर हम एग्जांपल बनाएंगे कि उनको स्ट्रेस होता है। फॉर इंस्टांस अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट, ये हमारी टेम्पलेट वाली लाइन है। फिर मैंने देखो उसके बाद एग्जाम्पल बनाएंगे। स्टूडेंट हु रिसीव होमवर्क एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड हेडेक, जिन बच्चों को होमवर्क मिलता है उनको ज़्यादा स्ट्रेस और हेडेक की प्रॉब्लम होती है। Thus, it is quite clear that homework is not beneficial for their well-being. So, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, होमवर्क नहीं देना चाहिए उनको। सिर्फ एक आइडिया उसी को एक्सप्लेन करा, उसी के ऊपर एग्जाम्पल बनाएंगे, उसी का रिजल्ट निकाल दिया। अब BP2 में हम बताएंगे दूसरा आइडिया हमारा। फर्दर मोर अनदर वन इज डेली होमवर्क लिमिट्स द टाइम ट्यूटीज कैन स्पेंड ऑन अदर वैल्यूएबल एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, हॉबीज एंड फैमिली बॉन्डिंग। मैंने बोला कि अगर हम उनको डेली बेसिस पे होमवर्क देते हैं तो उनके पास टाइम नहीं बचता दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए, म्यूज़िक के लिए,
लिए, हॉबीज़ के लिए, फैमिली के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि जो उनको घर के लिए होमवर्क दिया जाता है उस टाइम वो वही करते रहते हैं, कुछ और कर ही नहीं पाते, सारा दिन स्टडी स्टडी ही होता रहता है उनका। टू एक्सप्लेन, एंगेजिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ क्रूशियल फॉर चाइल्ड्स इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये जो मैंने ऊपर बताई है, मैंने बोला इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बच्चों की काफ़ी ज़रूरी होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हाउएवर इफ़ स्टूडेंट्स आर कॉन्स्टेंटली, अगर स्टूडेंट्स है वो कॉन्स्टेंटली बॉन्ड विद असाइनमेंट, सारा दिन पढ़ते रहेंगे, देन दे माइट मिस, वो मिस कर सकते हैं ऑन डेवलपिंग क्रिएटिविटी, टीम स्किल एंड अदर लाइफ स्किल। तो वो कभी भी क्रिएटिविटी, टीम स्किल्स और अदर स्किल्स को सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी उनके पास फ्री टाइम होगा उसमें वो होमवर्क करेंगे, कुछ और एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। For example, an article in the Moscow Times revealed that children who take part in extra tasks often perform good in school in comparison with those who always engage in school work. मैंने बोला कि जो बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस स्टडी में वो अच्छी होती है इन कंपैरिजन विद दोस्त जो कि सारा दिन होमवर्क करते रहते हैं। सो जो इनमें पार्टिसिपेट करना वो काफ़ी ज़रूरी है। देयरफॉर इट्स प्रूव दैट, इससे ये बात प्रूव होती है, होमवर्क शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू लर्नर्स। सो बच्चों को होमवर्क है बेसिकली वो नहीं देना चाहिए। इन कंक्लूजन, स्कूल शुड नॉट गिव होमवर्क एवरी डे टू द स्टूडेंट्स, कि जो स्कूल है उसको एवरी डे होमवर्क नहीं देना चाहिए। ड्यू टू लिख के जो आइडिया मैंने BP1 और BP2 में लिखा है वही आएगा, कोई भी न्यू टॉक है वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है, कोई फालतू बात हम नहीं करेंगे, जो अभी तक हमने आइडियाज़ लिखे हैं उन्हीं को ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि स्कूल को होमवर्क नहीं देना चाहिए बच्चों को, ड्यू टू इट्स बैड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एज वेल एज डिप्राइव्ड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, क्योंकि इसका बैड इम्पैक्ट उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है और वो नहीं खेल पाते रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मीन्स एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। सो कोई भी फालतू बात नहीं करी है, जो आइडिया मैंने BP1 और BP2 में लिखा है उसी को ही जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप फालतू बात करोगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब यही होता है कि आपने क्या करना है, बेसिकली जो अभी तक बात करी है उसी को ही जस्ट आपने लिखना है। तो एक BP में सिर्फ एक आइडिया ही लिखो तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा। एक आइडिया लिखो, उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन करो, जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है देन यू विल सी कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक आइडिया उसी को एक्सप्लेन करो, उसी के ऊपर एग्जाम्पल बना दो, उसी का रिजल्ट बना दो, तो आपका स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा है आना राइटिंग में शुरू हो जाएगा। एक बार इस पैटर्न को फॉलो करना, इस टेम्पलेट को यूज़ कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन।